आप लोगों में से जिन लोगों ने भी इस कहानी के पहले चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो इसे समझने के लिए पहले इसके पहले चैप्टर को ज़रूर पढ़िए। चलिए इस कहानी की दूसरे चैप्टर को शुरू करती हूँ। जैसा कि अमर ने रुद्र से प्रॉमिस किया था, वो अगले दिन ही रुद्र के पास सुबह सुबह आ जाता है और रुद्र के बिला पहुँचता है। वो बिला के अंदर आता है और सर्वेंट से पूछता है, रुद्र बाबा कहाँ हैं? सर्वेंट, बाबा तो ऊपर सो रहे हैं। अमर सोचता है सीधे रुद्र के कमरे में चला जाऊं, और वो सीधा रुद्र के कमरे में चला जाता है। रुद्र को सोता देखकर उसको शरारत सूझती है। अमर रुद्र के बेड के पास आ जाता है और उसकी चादर खींचने लगता है। रुद्र नींद में अपनी चादर वापस ओढ़ लेता है। अमर दोबारा उसकी चादर खींचता है। रुद्र इस बार गुस्से में चिल्लाकर लगभग उछलकर बैठता हुआ बोलता है, ये क्या बदतमीजी है। लेकिन अमर को देखकर उसका गुस्सा फुर्र हो जाता है। फिर भी वो बोलता है, अमर यार, ये तेरा बचपना कब जाएगा? अमर, बचपना हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए, इससे आप हमेशा खुश रहेंगे। और तू भी अपना बचपना करके देख। रुद्र उदास होकर और किसी सोच में खोकर बोलता है, हाँ, पर मुझे अपना बचपन याद नहीं। कुछ अच्छा हुआ हो, बस इतना याद है कि दादाजी ने सबको मार दिया और मुझे यहाँ ले आए अपने पैसों के दम पर। अमर रुद्र की बात सुनकर उसे देखता है और उसका मूड ठीक करने के लिए बोलता है, मैंने तेरी प्रॉब्लम का सलूशन सोचा है। रुद्र एकदम से बेड से उठता है और अमर के पास आकर बोलता है, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। अमर, देख यार, हमने सोचा था कि किसी ऐसी लड़की को ढूंढेंगे जो तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने को तैयार हो जाए। तो उसका एक काम तो दादाजी ने आसान कर दिया। रुद्र, वो क्या? अमर, देख, दादाजी ने तुझे लड़की बता दी। अगर तू उससे शादी करेगा और उससे तुझे कोई बच्चा नहीं होंगे और तू तेरी शादी तोड़ देगा तो इससे दादाजी तुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा पाएंगे कि तूने प्लानिंग करके काम किया है। रुद्र, दादाजी ने कहा है कि अगर मैं उस अफलातून से शादी करूंगा तो 1 साल बाद मुझे वो कंपनी का मालिक बना देंगे और बच्चों के लिए इंतज़ार कर लेंगे। अमर, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उनकी बताई लड़की से तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली, और जब कंपनी तेरी हो जाए तो उस लड़की से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लेना और तेरे दादाजी की प्रॉपर्टी उस लड़की को मिल जाएगी, जिससे तू जब चाहे वापस ले लेना। तेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। रुद्र, हाँ, तू कह तो सही रहा है, पर उस अफलातून से शादी मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। उसका चेहरा देखकर ही मुझे गुस्सा आता है। अमर, अच्छा है ना यार, तुझे उससे प्यार होगा नहीं और 1 साल के बाद अलग होना आसान होगा। और सबसे बड़ी बात, तू दादाजी को ये दिखा पाएगा कि उनका फैसला हमेशा गलत होता है। इस बात पर अमर ने ज़्यादा जोर देकर कहा, जिससे रुद्र को उसकी बात समझ आ जाए। रुद्र भी ये बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया और फिर अचानक अमर को गले लगाकर बोला, तू ही मेरा सच्चा यार है। कैसे तू मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, पर एक बात, मैं उस अफलातून को इस बात के लिए कैसे मनाऊं? अमर, वो तेरा यहाँ काम करती है, उसका जन्म पत्री मंगवा ली, शायद कोई ना कोई वीक पॉइंट मिल जाए और तुम्हारा काम हो जाए। पर याद रखना, उसे 1 साल झेलना पड़ेगा तुझे। रुद्र मुस्कुराता हुआ, वो तो मुझ पर छोड़ दी दादाजी को गलत साबित करने के लिए। मैं इस अफलातून तो क्या, किसी यमदूत से भी शादी कर लूँ। वैसे भी ये लड़की है, इस बिला का एक कमरा दे दूँगा उसको और इतना काम दूँगा कि 1 साल यूँ चुटकियों में निकल जाएगा। ऐसा कहकर वो अमर के सामने अपनी उंगलियों से चुटकी बजाने की कोशिश करता है, पर नहीं बजती। वो क्या है जी, हमारे हीरो साहब हैं जो बिल्कुल विलन जैसे बिहेव कर रहे हैं, उनसे सीटी चुटकुल्ले नहीं बजती। ऐसा नहीं है उन्होंने सीखने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनसे कभी हुआ नहीं। इस बात का मजाक अमर ने हमेशा की तरह उड़ाया कि क्या यार, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होने जा रहे हो, चुटकी और सीटी नहीं बजाना आता? रुद्र झेपते हुए, हाँ, नहीं आया, क्या करूं, बजता ही नहीं है। अमर छेड़ते हुए, लगता है जब प्यार करेगा तभी बजेगी सीटी, और उसकी उंगलियों को उठा के बोलता है, चुटकी। रुद्र अमर की बात का कोई जवाब नहीं देता और बस उसकी
तरफ मुंह करके मुस्कुराने की एक्टिंग करता है और अपने मैनेजर विशाल को फ़ोन लगाता है। रुद्र, विशाल जो काम दिया था वो हो गया है क्या? विशाल, कौन सा काम? रुद्र, उस अफलातून के बारे में जानकारी लेने का भूल गए क्या? विशाल, वो तो दूसरे दिन ही हो गया था। उसकी सारी डिटेल मैंने आपको मेल कर दी है, आपको मिली नहीं क्या? रुद्र, अच्छा अभी चेक करता हूँ मैं, तुम फ़ोन पर ही रहना। फिर रुद्र जल्दी से अपना लैपटॉप ऑन करता है और अपनी मेल चेक करता है और विशाल का मेल उसको मिल जाता है। रुद्र, हाँ मेल है यहाँ, ऐसा कहकर अपना फ़ोन कट कर देता है और अमर से कहता है, मिल गई मिस अफलातून की जन्म कुंडली, आओ साथ मिलकर देखते हैं। अमर, नहीं यार, मुझे नहीं पढ़नी, मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है। वैसे भी किसी की बीवी के बारे में पढ़ना अच्छी बात नहीं है। ऐसा कहकर अमर रुद्र को छेड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। वहाँ से बाहर आकर अमर किसी को फ़ोन मिलाता है और कहता है, काम हो गया, और फ़ोन कट करके चला जाता है। दूसरे दिन ऑफिस आकर रुद्र विशाल से पूछता है कि एनवेलप तैयार है ना? विशाल, हाँ तैयार है। रुद्र, फिर ठीक है, मिस जिया के आते ही उनको पकड़ा देना और मेरे रूम में भेज देना। रुद्र इतना बोल ही रहा था कि हमारी प्यारी जिया सबको गुड मॉर्निंग हाय बोलते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती हैं और ये सब विशाल और रुद्र उसके रूम से देख रहे थे। विशाल भी एक बार सोचने लगा कि क्यों आखिर रुद्र सर इस लड़की के पीछे पड़े हैं। फिर वो सोचता है, खैर छोड़ो, रुद्र सर जाने उनके मन में क्या चलता है, और वो जिया के पास चला जाता है। विशाल, मिस जिया, रुद्र सर ने आपको अपने कैबिन में बुलाया है और ये एनवलप आपको देने को कहा है। जिया एनवलप ले लेती है और बिना खोले सीधे रुद्र के कैबिन में चली जाती है और पूछती है, सर आपने मुझे बुलाया है? रुद्र, मिस जिया, आपने वो एनवलप नहीं पढ़ा क्या? ये बोलकर जिया का चेहरा देखने लगता है। जिया जल्दी जल्दी से वो एनवलप खोलने लगती है। तभी रुद्र उसके हाथ से वो एनवलप ले लेता है और बोलता है, मैं बता देता हूँ कि मिस जिया, आज से बल्कि अभी से आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट की जाती हैं। जिया, पर मुझे तो कंपनी सेक्रेटरी की नौकरी मिली थी, तो ये कैसे हुआ? रुद्र गुस्से वाला चेहरा बनाकर जिया के पास आता है, धीरे धीरे उससे डराने के लिए, और जिया भी डर कर धीरे धीरे एक कदम पीछे की तरफ बढ़ती जाती है और फिर दीवार से सटकर खड़ी हो जाती है। जिया की पीठ दीवार की तरफ होती है और उसकी ठीक सामने रुद्र गुस्से में भरा हुआ चेहरा लिए हुए उसके पास आ जाता है और उसके एकदम करीब आ जाता है और अपने दोनों हाथ दीवार पर रख देता है, जिससे जिया वहाँ से भाग न जाए, और उसके कान के पास कहता है, मिस जिया, मैं ही इस कंपनी का मालिक हूँ और जिसको जब चाहूँ वो पोस्ट अपॉइंट कर सकता हूँ, और अब तो आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं, तो मैं जो कहूँगा, वो जो मंगवाऊँगा वो आपको मुझे ला कर देना होगा। और वो इतना बोलता है। रुद्र को इतने करीब पाकर जिया घबरा जाती है, उसके तेवर देखकर डर जाती है और डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। और जब रुद्र उसके कान के पास आकर बोलता है तो उसके मुंह से डर से निकल जाता है, ओह। रुद्र जिया की ऐसी घबराई हुई आवाज़ सुनता है तो मन ही मन खुश होता है, चलो ये डरती तो है, और फिर अपनी बात बढ़ाता है, और अभी अभी मुझे एक कप कॉफ़ी लाकर दो। ऐसा कहकर वो अपना हाथ दीवार पर से हटा लेता है और जिया ये मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है, सीधे वॉशरूम जाती है। अमर ये सब रुद्र को करते देखता है तो बोलता है, अरे यार ये क्या कर रहा है, उसको डरा रहा है, उसने शादी से मना कर दिया तो? रुद्र, इसका तो मुझे नहीं पता, पर आज समझ आया कि ये डरती भी है, वरना मुझे लगा था कि ये किसी से नहीं डरती। अमर रुद्र से उसके कंधे पर हाथ रखे, तुझे कोई वीक पॉइंट मिला क्या? रुद्र, हाँ मिला तो, पर मैं ये पॉइंट अपना काम निकलवाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अमर, तो क्या करेगा तू? क्योंकि दादाजी मानेंगे नहीं।
रुद्र, वही सोच रहा हूँ, सब फिर से नया शुरू करना पड़ेगा। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। रुद्र को कोई रास्ता नहीं मिलता और एक दिन अमर रुद्र के कैबिन में बैठकर उसका इंतज़ार कर रहा होता है कि तभी वहाँ जिया आ जाती है और अमर को देखकर एकदम से बिना सांस लिए बोलने लगती है, जिया, आप कौन हैं? आप यहाँ रुद्र सर के कैबिन में क्या कर रहे हैं? और आपको यहाँ अंदर आने किसने दिया? चलिए निकलिए बाहर। रुद्र सर ने देख लिया तो मुझे यहाँ नौकरी से बाहर कर देंगे और मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँगी। एक नंबर के खड़ूस हैं, खुद को शहंशाह समझते हैं। जिया इतना सब बोल ही रही थी कि तभी रुद्र कैबिन में आ गया और अमर को देखते हुए बोला, चलो चलें अमर, घर चलते हैं। जिया इतना सुनकर घबरा जाती है और अमर और रुद्र को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लग जाती है और अमर उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। जिया अमर के पास जाकर बोलती है, सॉरी, मुझे नहीं पता था रुद्र सर और आप। अमर उसकी बात पूरी करता है और बोलता है, हम बचपन के दोस्त हैं और फिक्र ना करो, मैं उससे नहीं बताऊंगा कि तुमने मुझे यहाँ कैबिन से बाहर निकलने के लिए कहा। जिया खुश होते हुए थैंक यू सर बोलती है और तीनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाते समय अमर रुद्र को बोलता है कि यार, वो लड़की है तो अफलातून, पर तुम अगर उसे सब सच बता दोगे तो शायद वो तुम्हारी मदद कर दे। रुद्र, पहले तो मैं ये सोच सोच के परेशान हूँ कि उस अफलातून से शादी करनी पड़ेगी और अब तुम कह रहे हो कि मैं उससे मदद मांगूँ। इससे अच्छा मैं उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाऊँ और वो पूरे ऑफिस में चिल्ला चिल्ला के सबको बता दे कि रुद्र प्रताप सिंह ने एक अफलातून से मदद मांगी। एक दिन जिया ऑफिस आ रही थी। सड़क पर बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम देखती है तो सोचती है कि ऐसे तो मुझे लेट हो जाएगा और उस शहंशाह को एक और मौका मिल जाएगा मुझे बातें सुनाने का। ऐसा सोचकर वो ऑटो वाले को पैसा देती है और पैदल ही जाम से बाहर निकलने लगती है। अभी वो उस जगह से जा ही रही थी कि रुद्र के दादाजी को सड़क के बीच में खड़े मिलते हैं और सबको ऐसे देख रहे होते हैं जैसे वो सब भूल चुके होते हैं। उनको घेर की भीड़ खड़ी होती है और दादाजी सबसे पूछ रहे होते हैं कि मेरे घर का रास्ता कहाँ है। उनको ऐसे देखकर जिया घबरा जाती है और भीड़ के अंदर चली जाती है और जाकर दादाजी को बोलती है, दादाजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो ऑफिस में होना चाहिए था। पर दादाजी इसे बहुत ही अनजान नज़रों से देखते हैं तो वो उन्हें पकड़ के सड़क के किनारे ले जाती है और फिर सोचती है कि दादाजी को क्या हो गया। वो सोच ही रही थी कि उसकी नज़र अपनी घड़ी पर पड़ती है कि उसको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो वो ऑटो करती है और दादाजी को उसमें बैठाती है। रास्ते भर उसने बात करते हुए उन्हें याद दिलाते हुए ऑफिस पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर उनसे कहती है कि दादाजी ये आपका ऑफिस है, कुछ याद आया आपको? दादाजी आश्चर्य से मुंह बनाते हुए कहते हैं कि ये मेरा ऑफिस है पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। जिया, आइए आपको आपका कैबिन दिखाती हूँ, शायद कुछ याद आ जाए। ये कहते हुए वो दादाजी को उनके कैबिन में लेकर जाती है। तभी वहाँ रुद्र किसी काम से आता है और जिया को यूँ दादाजी को सहारा देते हुए देखता है और जाकर जिया से कहता है, मिस जिया। उसकी बात बीच में ही काटते हुए जिया बोलती है, रुद्र सर, मुझे दादाजी बीच रास्ते में मिले थे और अपना नाम, घर, ऑफिस सब भूल चुके हैं। वो उन्हें जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए। ये सुनकर रुद्र अंदर ही अंदर खुश होता है और अपने भावों को छुपाकर जिया को बोलता है, मिस जिया आप रहने दीजिए, ये मेरे दादाजी हैं, मैं इनको लेकर जाऊंगा हॉस्पिटल। और वो दादाजी को लेकर जाने लगता है। तभी दादाजी उसका हाथ छुड़ाकर जिया के पास चले जाते हैं और कहते हैं, मैं अपनी पोती के बिना नहीं जाऊंगा। और रुद्र की तरफ मुँह करके पूछते हैं, कौन हो तुम? रुद्र को लगता है कि दादाजी ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं और फिर वो जिया को साथ लेकर दादाजी को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है और दादाजी ने अभी तक जिया का हाथ नहीं छोड़ा होता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर के कैबिन में रुद्र और जिया बैठे होते हैं और दादाजी का चेकअप करके डॉक्टर आता है और कुछ पर्चे देता है
और कहता है, ये कुछ टेस्ट मैंने लिखे हैं जो आप करवा लीजिए। तब तक दादाजी नॉर्मल हो चुके होते हैं और बोलते हैं, टेस्ट क्यों करवाना है आपको मेरा डॉक्टर। जिया उनसे कहने को आगे बढ़ती है, तभी उसे बीच में रोक कर कहते हैं, जिया बेटा आप यहाँ क्यों हैं, आपको तो ऑफिस में होना चाहिए। जिया उनसे बात करने वाली होती है कि तभी डॉक्टर दादाजी से कहता है, मिस्टर अस्थाना आपको रेगुलर चेकअप के लिए आए हैं। आपकी पोता और पोता बहू शब्द सुनकर तीनों चौंक जाते हैं। जिया कुछ कहने ही वाली होती है, तभी रुद्र बोल पड़ता है, दादाजी आप टेस्ट करवा के आइए, मैं यहाँ आपका इंतज़ार करता हूँ। और डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है कि मिस जिया मेरी बीवी नहीं है। डॉक्टर कहता है, सॉरी मुझे लगा था इसलिए मैंने बोल दिया, क्योंकि पूरे वक्त आप दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बैठे हुए थे। ये सुनते ही दोनों ने अपने अपने हाथों की तरफ देखा और सच में पाया कि रुद्र ने जिया का हाथ पकड़ के रखा हुआ था, जैसे उसका हाथ पकड़ने से रुद्र को हिम्मत मिल रही हो। ये देखते ही दोनों ने अपना हाथ तेजी से अपनी ओर खींचा और झेपते हुए इधर उधर देखकर दादाजी का इंतजार करने लगे। रुद्र और जिया की झेप को देखते हुए डॉक्टर बोल पड़ता है, इट्स ओके, मुझे जो खास बात करनी थी, मिस्टर अस्थाना को अल्जाइमर के लक्षण नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है उन्हें अल्जाइमर हो गया है, जो इस उम्र में अक्सर लोगों को हो जाता है। और रुद्र की तरफ देखते हुए कहते हैं, मिस्टर रुद्र आपको उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर रुद्र किसी सोच में पड़ जाता है कि तभी दादाजी डॉक्टर के कैबिन में आते हैं और वो सारे टेस्ट करवा चुके होते हैं। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। हॉस्पिटल के बाहर निकलकर जिया ऑटो कर रही होती है कि तभी रुद्र की कार आकर रुकती है और शीशा नीचे करके रुद्र कहता है, मिस जिया कार में बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूँगा आपके घर और आज आपको छुट्टी देता हूँ मैं। ये सुनकर जिया मन में सोचती है कि शायद रुद्र सर अपने दादाजी की तबीयत खराब होने की वजह से परेशान हैं। वो बस इतना बोलती है, नहीं सर आप जाइए, मैं चली जाऊँगी अपने घर अपने से। रुद्र गुस्से में, मिस जिया जितना कहा जाए उतना करो और आकर कार में बैठो। तभी पीछे से दादाजी भी बोल पड़ते हैं, जिया बेटा बैठ जाओ। दादाजी को कार में बैठा देखकर वो भी आगे रुद्र के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है और बैठते ही सीट बेल्ट लगा लेती है। फिर रुद्र कार आगे बढ़ा देता है। कार में बहुत देर तक खामोशी छाई रही। तभी रुद्र बोलता है, मिस जिया आप अपने घर का रास्ता बताएंगी या घर खुद चलकर सामने आ जाएगा। जिया जैसे नींद से जागती है और बोलती है, बस आगे जाकर एक गली है उसके सामने उतार दीजिए, बस वहीं से मेरा हॉस्टल है, मैं खुद चली जाऊंगी। रुद्र ऐसा ही कहता है। लेकिन जब जिया उस गली में जाती है तो रुद्र और दादाजी उस गली को देखकर बहुत दुखी होते हैं। वो गली बहुत ही पतली होती है, जिसके दोनों तरफ खुली हुई नाली होती है और आसपास जो घर बने हुए होते हैं उनको देखकर लग रहा था जैसे बरसों से इन घरों में कोई नहीं रहता हो, पर लोग रहते थे जो शायद पैसे की कमी की वजह से उस घर का रख रखाव नहीं कर पा रहे थे और घरों की जगह जगह से प्लास्टर टूटे हुए थे और नाली का पानी सड़क पर फैला हुआ था, जिस पर वहाँ की गली के लड़के पत्थर फेंक फेंक के खेल रहे थे। और उस गली में खड़े कुछ लड़के जिया को आते हुए ऐसी नज़रों से देख रहे थे जैसे बस जिया मिल जाए तो उसके साथ वो सब करें जो कभी उन्होंने देखा होगा। वो उसको आते हुए ऊपर से नीचे घूरते हुए देख रहे थे। तभी उस नाली के पानी पर वहाँ खेलते हुए बच्चों ने एक पत्थर फेंका और कीचड़ उछलकर जिया के कपड़ों पर पड़ जाता है। जिया 2 मिनट रुककर उन बच्चों को देखती है, कुछ कहने वाली होती है। तभी वहाँ खड़ा गुंडे जैसा लड़का पास आता है। उस बच्चे और जिया के और बनावटी गुस्से से बोलता है, अरे देखकर नहीं खेल सकती, देखो तो पूरा ड्रेस ख़राब कर दिया है इन मैडम का। ऐसा कहकर वो अपना हाथ जिया के कपड़ों की तरफ बढ़ाता है। तभी जिया कोई बात नहीं कहकर वहाँ से भाग जाती है। ये सब देखकर
रुद्र को बहुत गुस्सा आता है जब वो गुंडे जैसा लड़का जिया के पास आता है। रुद्र उतर के जाने वाला होता है, लेकिन तभी जिया वहाँ से भाग जाती है और रुद्र बस उस जगह और वो सब देखकर इतना ही बोलता है धीरे से, प्यार इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है। दादाजी ये सुन लेते हैं और पूछते हैं, कुछ बोला तुमने रुद्र? रुद्र को ख्याल आता है पीछे दादाजी बैठे हैं। वो कुछ नहीं कहकर अपनी कार आगे बढ़ा देता है और फिर से एक बार कार में खामोशी छा जाती है। जैसे ही रुद्र और दादाजी घर पहुंचते हैं, दादाजी एकदम से बोल उठते हैं, बहू कहाँ है रुद्र? अचानक से ये सुनकर रुद्र हड़बड़ा जाता है और पीछे मुड़कर दादाजी को देखने लगता है और बोलता है, बहू? दादाजी, हाँ रुद्र, बहू को कहाँ छोड़ आए हो तुम? रुद्र, कोई बहू नहीं है मेरी, अभी शादी नहीं हुई है। दादाजी, मैं तुम्हारे गुस्से को जानता हूँ, बस एक पल में रिश्ता तोड़ देते हो। बेटा, कहने से रिश्ता टूटता नहीं, कहाँ है मेरी बहू? ऐसा कहकर वो इधर उधर ढूंढने लगते हैं और जाने लगते हैं। उनको ऐसा करता देखकर रुद्र जिया को कॉल करता है। जिया जैसे ही घर पहुँचती है तभी उसको अपने फ़ोन पर रुद्र का नंबर आता दिखाई देता है। वो सोचती है, पता नहीं क्या हुआ जो कॉल किया सर ने। वो कॉल रिसीव करती है। जी सर। रुद्र, जिया जल्दी से मेरे घर आ जाओ, दादाजी फिर से सब भूल गए हैं और तुमको ढूंढ रहे हैं। जिया कुछ सोच के बोलती है, थोड़ा घबरा कर कहती है कि ठीक है सर, मैं आ रही हूँ। रुद्र के दिमाग में सुबह का सब वाक़या आता है। नहीं जिया, तुम मत आना, मैं लेने आऊँगा तुम्हें, अभी तुम बस तैयार रहना। इतना कहकर रुद्र फ़ोन कट कर देता है। जिया पर सर इतना ही बोल पाती है और अपना मोबाइल देखकर कंधे उचकाते हुए बोलती है, ये भी अजीब आदमी है। खैर चलो, दादाजी को संभालना है। और जाकर अपनी तैयारी करने लगती है। वो कुछ ही देर के बाद फिर से उसी गली के सामने रुद्र की लंबी सी काली गाड़ी रुकती है। इस बार उसमें से रुद्र निकलता है और निकलकर सीधा उन आवारा लड़कों के पास जाता है और पूछता है, ये वर्किंग वुमेन हॉस्टल कहाँ है? लड़के मुस्कुराते हुए, क्यों, किसी चिड़िया का पता लेना है क्या हमसे? ले ले, हमको सबके बारे में पता है। रुद्र भी मुस्कुराते हुए, हाँ जिया नाम है उसका, आप जानते हैं उसको? लड़के गंदी हंसी हंसते हुए, और तूने भी उसी को पसंद किया हुआ है जिस पर मेरा दिल आया हुआ है। ऐसे कहते हुए वो अपने सीने पर हाथ मारता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। रुद्र फिर मुस्कुराता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हारा दिल आया है तो आते जाते उसको घूरते क्यों हो? जब इतनी पसंद है, अपने घर की इज्जत क्यों नहीं बना लेती? शादी क्यों नहीं कर लेती? लड़का, अरे ऐसी लड़कियों से कौन शादी करेगा? इधर उधर नौकरी के नाम पर मुंह मारती फिरती हैं। उस लड़के का इतना कहना था। रुद्र अपने हाथों की पकड़ मजबूत करते हुए उसका गला अपने हाथों में फंसा लेता है और कहता है, तुम जैसे की वजह से लोग अपनी लड़कियों को रोकते हैं, जबकि रोकना तुम जैसों को चाहिए जिनकी सोच इतनी घटिया है। रुद्र इतना बोल ही रहा था कि एक पुलिस इंस्पेक्टर वहां आ जाता है और कहता है, छोड़िए रुद्र सर, अब हम इन लोगों की खातिरदारी करेंगे पुलिस स्टेशन में। कई बार इनकी कंप्लेन हुई है, पर जितनी बार भी हम आते थे ये सब भाग जाते थे, आज आए हैं हाथ में। ऐसा कहकर इंस्पेक्टर उन दोनों लड़कों को अपने साथ पकड़ के ले जाता है। रुद्र जिया को कॉल लगाता है, मिस जिया, मैं आ गया हूँ, आप भी आ जाइए। जिया हॉस्टल के बाहर आती है, पर जैसे ही वो रोड की तरफ आ रही होती है, रुद्र देखता है वो अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ा रही होती है। सर नीचे ही होता है और अपने हाथों में कसकर अपना बैग पकड़े हुए होती है। जिया को ऐसे देखकर रुद्र को समझ आता है कि जिस दिन वो जिया को डराने के लिए उसके करीब गया था, जिया क्यों डर गई थी। रुद्र को अपनी उस हरकत पर थोड़ा गुस्सा भी आता है, लेकिन तब तक जिया कार में आकर बैठ चुकी होती है और बैठते हुए ही पूछती है, सर दादाजी कैसे हैं? दादाजी का नाम सुनकर रुद्र के मुंह पे कड़वाहट आ जाती है और फिर वो बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देता है। आज जिया पहली बार रुद्र के बंगले में पहुंचती है। दूर से ही एक बड़ा सा लोहे का गेट होता है जिस पर बहुत ही अच्छी डिजाइन बनी हुई थी।
जिन्हें बहुत ही खूबसूरत ढंग से तराश के उस गेट पर फूलों की डिजाइन बनी हुई थी। गेट के अंदर जाते वक्त दोनों तरफ गार्डन था बड़ा सा, और उस गार्डन के बीचों बीच एक पत्थर के टाइल्स की रोड बनी थी जिस पर उनकी कार चल रही थी। सामने एक बड़ा सा बंगला था। जिया ने वो बंगला देखा तो उसे उसका घर याद आ गया, क्योंकि वो उसका घर भी कुछ ऐसा ही था। इतना बड़ा नहीं था पर ऐसा ही था, पर दोनों के बनने का तरीका भी एक जैसा ही था। ये देखकर जिया की आंखें भर आई। उसने तुरंत अपनी पलकें झपकाकर अपने आंसू को गिरने से रोक लिया। रुद्र ने अपनी कार उस बंगले के गेट पर रोका। जिया उतर गई और बस वो बंगले को देख रही थी। उसे लगा था कि बंगला सिर्फ बाहर से ही उसके घर जैसा दिखता है, पर यहाँ तो गेट भी उसके घर के जैसा है। ऐसा देखकर वो थोड़ा सकपकाई। तभी रुद्र ने जैसे उसका ध्यान खींचते हुए उसको आवाज़ दी, जिया अब अंदर चलें, दादाजी वेट कर रहे हैं। जिया जैसे किसी ख्यालों से बाहर आते हुए बोलती है, हाँ हाँ चलिए सर। ऐसा कहते हुए आगे बढ़ती हैं। जब वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो पूरा घर अंदर से जिया के घर जैसा ही होता है, पर उस घर की सजावट अलग थी जिसमें जिया को थोड़ी राहत मिलती है। तभी दादाजी एक नौकर के साथ आते हैं जिया के पास भागते हुए और बोलते हैं, जिया बेटा कहाँ चली गई थी? अरे बहुएं ऐसे घर छोड़कर नहीं जाती। इस गधे के कहने से तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म नहीं होता। तू तो मेरी बेटी है। दादाजी सब एक सांस में बोल जाते हैं, जिससे उनकी सांस फूलने लगती है। तो जिया जल्दी से उनके पास आती है और पास खड़े नौकर से पानी लाने को बोलती है। नौकर जल्दी से पानी लाता है, जिसको जिया दादाजी को पिला देती है और उनको आराम मिलता है। जिया दादाजी को उनके कमरे में छोड़कर बाहर आती है तो रुद्र को कमरे के बाहर खड़ा पाती है तो वो एकदम से हड़बड़ा जाती है। मिस जिया, मैंने आपका सारा सामान हॉस्टल से मंगवा लिया है और आज से आप यहाँ इसी घर में रहेंगी। जिया, पर सर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? रुद्र, क्यों, आप दादाजी की पोता बहू हैं ना? ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। जिया ये सुनकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह जाती है और उसकी सांस जहाँ थी वहीं अटक जाती है। रुद्र जाते जाते पीछे पलट के देखता है तो जिया को ऐसा खड़ा देखकर हल्का सा मुस्कुराता और वापस आकर जिया की आंखों के सामने चुटकी बजाता है, जिससे जिया होश में आ जाती है और आते ही बोलना शुरू कर देती है, सर मैं कैसे दादाजी की पोता बहू बन गई? मेरी तो आपसे शादी भी नहीं हुई। रुद्र थोड़ा पास आकर, तो मिस जिया आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? जिया एकदम जल्दी से जवाब देती है, नहीं। रुद्र, तो क्या आप चाहती हैं कि दादाजी सब भूल जाएं तो मैं आपको लेने आपके हॉस्टल आता रहूं? जिया फिर से जवाब देती है, नहीं। फिर कुछ सोचते हुए बोलती है कि माना अभी दादाजी भूल गए हैं, लेकिन जब उनको याद आएगा तो वो पूछेंगे ना कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, तो क्या जवाब देंगे? रुद्र, मिस जिया आप उनकी फ़िक्र ना कीजिए, मैं उनसे कह दूँगा कि आपको काम के चक्कर में मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। वैसे भी दादाजी ये सवाल नहीं पूछेंगे। ये सुनकर जिया फिर से अपनी आंखें आश्चर्य से बड़ी करके पूछती है, क्यों? क्योंकि दादाजी इस घर में अकेले रहते हैं और मैं किसी दूसरी जगह रहता हूँ। ये घर ऑफिस के पास है, इसलिए आपको यहाँ शिफ्ट किया है। जिया इतना सुनकर फिर कुछ पूछने वाली होती है कि रुद्र वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि जितना आपको बताना था मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा ना जानने की ज़रूरत है ना मैं बताऊँगा। ये सुनकर जिया चुप हो जाती है। तभी सामने से एक नौकर आते हुए देखता है, जो आकर उसको बोलता है, मैम चलिए मैं आपका कमरा दिखा देता हूँ। ऐसा कहकर वो जिया के चलने का इंतज़ार करने लगता है और जिया उसके हाथ के इशारे की तरफ कदम बढ़ाने लगती है। जिया कमरे में जाती है और उस कमरे को देखती है, जो एक बार फिर उसकी आंखें भर आती हैं। ये कमरा ठीक उसके अपने घर के अपने कमरे जैसा था। कमरे से अंदर घुसते ही सामने की तरफ कमरे से लगी हुई बालकनी होती है और बालकनी के दाएं तरफ बाथरूम से लगा हुआ
चेंजिंग रूम होता है और बाईं तरफ बेड लगा होता है जिसके ऊपर एक पेंटिंग लगी हुई होती है। कमरे को देखकर जिया की आंखें भर आती है। वो खुद से कहती है कि क्यों ये घर बिल्कुल उसके घर जैसा होता है। सोचती है कि दादाजी से पूछूंगी जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ऐसा सोचकर वो अपना सामान उस कमरे में लगाने लगती है। जब वो सामान लगा रही होती है तो देखती है रुद्र की कार उस बंगले से बाहर चली जाती है, जिसको देखकर वो खुद को अकेला समझती है क्योंकि दादाजी की तबीयत खराब होती है और रुद्र वहाँ नौकरों के बीच उसे छोड़कर चला गया। अभी वो सोच ही रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर कोई खटखटाता है। वो पलट के देखती है तो वहाँ एक 16-17 साल की लड़की खड़ी थी जो पूछती है, मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ, ऐसा कहकर जिया अपने काम में फिर से लग जाती है और जब उस लड़की को देखती है तो पूछती है, क्या नाम है तुम्हारा? जी कंचन, वो लड़की जवाब देती है और फिर पूछती है, दीदी? जब कंचन ऐसा बोलती है तभी जिया पूछी मुड़ कर देखती है तो कंचन घबरा कर पूछती है, आपको दीदी बुला सकती हूँ ना मैं? जिया मुस्कुराती हुई, हाँ बुला सकती हूँ। कंचन खुशी से उछलती हुई, फिर ठीक है दीदी, आप हटो, मैं सही कर देती हूँ आपकी अलमारी। ऐसा कहते हुए वो जिया को हटाती है और खुद उसके कपड़े अलमारी में जमाने लगती है। कंचन, दीदी एक बात पूछूं? जिया, हाँ पूछो। कंचन, दीदी वो रुद्र भैया आपको यहाँ क्यों लाए हैं? जिया उसकी तरफ अपनी आँख छोटी करते हुए, रुद्र सर मुझे यहाँ दादाजी की वजह से लाए हैं क्योंकि दादाजी को भूलने की बीमारी हो गई है और वो मुझे बस पहचान रहे हैं और वही वो कहीं बाहर गए और भूल गए तो मैं यहाँ हूँ उनके लिए। पर तुमने ऐसा क्यों पूछा? कंचन, वो क्या है ना दीदी, रुद्र भैया कभी किसी लड़की को यहाँ लेकर नहीं आते, मतलब भैया के साथ पहली बार किसी लड़की को देखा, वरना सिम्मी आंटी और शिखर अंकल के जाने के बाद कोई औरत इस घर में नहीं आई। और कुछ साल पहले रुद्र भैया भी दादाजी को छोड़कर अपने मम्मी पापा के यानी सिम्मी आंटी और शिखर अंकल के घर चले गए। जिया, अच्छा रुद्र सर के मम्मी पापा के साथ रहते हैं? कंचन, नहीं दीदी, जब रुद्र भैया छोटे थे तभी अंकल आंटी एक कार एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए थे। जिया को ये सुनकर बुरा लगता है। वो कुछ बोलती नहीं, बस मन में सोचती है, इसलिए इतने खड़ूस हैं। कंचन, क्या हुआ दीदी? जिया, कुछ नहीं, मुझे थोड़ा ऑफिस का काम करना है तो जाकर तुम दादाजी को देख लो। ऐसा कहकर जिया अपने काम में लग जाती है। अब जिया दादाजी के साथ उनके बंगले में रहने लगती है और रुद्र दिन में 2-3 बार उस बंगले के चक्कर काट लिया करता था, जिससे जिया ऑफिस का काम भी देख लेती थी और दादाजी को संभाल भी लिया करती थी। कभी कभी जिया और रुद्र पूरा दिन एक साथ ऑफिस का काम किया करते थे। इसी तरह करीब 1 महीना बीत जाता है और इस बीच जिया और रुद्र प्रोफेशनली एक दूसरे को समझने लगते हैं। दादाजी जिया और रुद्र से जिया के उनके साथ रहने का कारण भी पूछते हैं, जो कि रुद्र ये कहकर कि जिया को से उसको काम पड़ता है इसलिए वो यहाँ उसके साथ रह रही है कहकर उस बात को टाल देता है। एक दिन ऑफिस में अमर रुद्र से, रुद्र तो दादाजी का ख्याल रखने लगा है और उस जिया को भी अब कुछ ज़्यादा नहीं कहता है, आखिर बात क्या है? ऐसा कहकर अमर रुद्र का चेहरा देखने लगता है और उसके जवाब का इंतज़ार करने लगता है। हाँ, मैं ख्याल तो रखने लगा हूँ, वो इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं दादाजी से उनका सब कुछ छीनूं तब वो अपनी तकलीफ़ भूल न जाएं। उन्हें हर पल एहसास हो कि जैसे मैं रोता था, मुझे मेरी मम्मी पापा के जाने का दर्द होता था, वही दर्द मैं उनको देना चाहता हूँ। ये बोलते बोलते रुद्र का चेहरा गुस्से से भर जाता है और उसकी आंखें भी गुस्से से लाल हो जाती हैं। अमर और जिया का क्या? रुद्र जिया का नाम सुनकर शांत हो जाता है। वो बेचारी खुदकिस्मत और प्यार की मारी है, बेचारी अपने परिवार से अलग हो गई है, उसे उसकी परिवार से मिला दूंगा। ऐसा कहते हुए रुद्र थोड़ा शांत और खुश नज़र आ रहा था। अमर रुद्र के इस बदलाव को देखता है और हल्के से मुस्कुराता है। फिर केबिन से बाहर आकर किसी को फ़ोन लगाता है और कहता है, आगे का कदम लेने का समय आ गया है।
एक दिन जिया ऑफिस का काम कर रही थी कि तभी दादाजी कमरे में आते हैं और जिया को देखकर बोलने लगती हैं, अरे बेटा, पता है मुझे आजकल की लड़कियां ये सिंदूर चूड़ी पहनना पसंद नहीं करती, पर आज तो पहन लो बेटा। जिया, आज ऐसा क्या है दादाजी? अरे आज करवा चौथ है, आज रुद्र के लिए व्रत रखना है, उसकी लंबी उम्र के लिए। जिया के हाथ से फाइल गिर जाती है और हड़बड़ा के बोलती है, व्रत? ये क्या नई मुसीबत में फंस गई मैं। दादाजी, मैं आज कोई बहाना नहीं सुनूंगा, बस मुझे तुम आज बहू के रूप में दिखो, बस ये ही इच्छा है, और अगर तुम नहीं करना चाहती तो मत करो। मैंने अपनी बहू को कभी बहू के रूप में नहीं देखा, अब बस रुद्र की बीवी को, अपनी पोता बहू को देखना चाहता हूँ। इस घर में एक बहू, बस आज के दिन रुद्र की माँ को भी खुशी मिलेगी। ऐसा कहते हुए वो थोड़ा दुखी हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जिया सोचने लगती है, डॉक्टर ने बोला था कि दादाजी ज़्यादा सोचे नहीं और ना ही उन्हें कोई बात दुखी करी, इससे उनकी मानसिक हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। चल जिया, जल्दी से तैयार हो जा, एक बूढ़े इंसान की खुशी मिलेगी तुझे तो तू उन्हें ही खुश कर दे। ऐसा सोचते हुए वो अपना बैग निकालती है जिसमें उसने अपनी शादी का जोड़ा रखा था। उसको देखकर एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, आदित्य, अगर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो आज मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती और आज मुझे किसी से झूठ नहीं बोलना पड़ता। आज मेरे पास मेरे मम्मी पापा भी होते और इन सब के लिए मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। ऐसा बोलते हुए उसके मुंह से कड़वाहट आ जाती है। दादाजी अपना कमरे में बैठे रहते हैं। उनके दरवाजे पर कोई खटखटाता है, अंदर आ जाओ। दादाजी ऐसा बोलकर दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। जिया दुल्हन के लिबास में उनके कमरे में आती है और आकर उनका पैर छूती है। दादाजी उसे आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। तभी रुद्र अंदर आता है और जिया को दुल्हन के लिबास में देखकर जहाँ होता है वहीं खड़ा रह जाता है। रुद्र जिया को ऊपर से नीचे तक देखता है। सर के बाल करीने से पीछे बंधे हुए होते हैं और सर पर लाल रंग का दुपट्टा होता है जिसके किनारे पर घुंघरू जैसे गोल गोल छल्ले लगे होते हैं। चेहरे पर हल्का सा मेकअप और होठों पर लाल लिपस्टिक, गले में कुंदन का हार जो उसके गले से शुरू होकर नीचे सीने तक जाता है, लाल रंग का ब्लाउज जिस पर सुनहरी मोतियों के काम किए हुए हैं और जो जिया के सुंदर शरीर पर चिपक कर उसके फिगर को बयान कर रहे हैं, और ऊपर से लहंगे का सेप जो कमर पर पतला है लेकिन नीचे जाते जाते चौड़ा हो गया है, जैसे कोई राजकुमारी ने अपना लहंगा पहना हुआ है और लहंगे पर भी सुनहरी मोतियों से काम किया हुआ है जो नीचे से ऊपर आता हुआ काम है, जिसमें जिया की हाइट अमूमन तौर से और ज़्यादा लग रही थी। रुद्र खड़ा होकर जिया को देख रहा था। तभी दादाजी ने कहा, रुद्र, बहू तो अच्छी लग रही है, बस कमी है एक बात की। रुद्र जिया को देखते हुए झटके से बोल पड़ता है, किस बात की दादाजी? मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र की। दादाजी की बात सुनकर रुद्र हड़बड़ा जाता है और हकीकत से वापस आता है। इस कहानी का आज का ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस कहानी का कोई भी भाग आप लोगों से मिस ना हो, नहीं तो भाग आपसे छूट जाएंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ इस कहानी के अगले हिस्से के साथ, तब तक के लिए आप सबसे नमस्कार।